शाम का वह खास समा है जैसा केवल काकेशिया में होता है। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया है, लेकिन अभी उजाला है। सांझ की लाली एक तिहाई आकाश पर छाई हुई है। बुझी बुझी सफेदी लिए पहाड़ों की विशालता इस उजले आकाश पर उभर आई है। विरल पहाड़ी हवा ठहरी हुई है और उसमें खनक है। पहाड़ों की मीलों लंबी छाया मैदान पर फैली हुई है। मैदान में नदी के उस पार और रास्तों पर कहीं कोई नहीं है। बिरले ही कहीं कोई घुड़सवार नजर आते हैं तो चौकियों पर कज्जाक और अपने गांवों में चेचेन लोग आश्चर्य व कौतूहल से घुड़सवारों को देखते हैं और यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये दुर्जन कौन है। सांझ घिरते ही लोग एक दूसरे से डरते हुए अपने अपने घर की राह पकड़ते हैं। पशु पक्षी ही इस वीराने में निर्भय विचरते हैं। हंसी ठिठोली करती कज्जाक औरतें सूरज डूबने से पहले पहले बागों से चल देती हैं, जहां वे अंगूर की बेलें काटती छांटती रही हैं। आसपास के सारे इलाके की ही तरह बाग भी सूने हो जाते हैं, लेकिन गांव में इस समय खूब चहल पहल होती है। पैदल, घुड़सवार और चरचराती बैलगाड़ियों पर सवार लोग चारों ओर से गांव को चले आते हैं। लहंगा समेटे, छड़ी पकड़े लड़कियां हंसती बतियाती हुई गांव के फाटक को जाती हैं, जहां ढोर डांगर जमा हो रहे हैं। वे धूल के बादलों और झुंड के झुंड मच्छरों से घिरे हैं, जिन्हें मैदान से अपने पीछे पीछे ले आए हैं। तगड़ी गाय भैंसें गली में बढ़ जाती हैं। रंग बिरंगे बेसमेत पहने कज्जाक लड़कियां उनके बीच भागती दौड़ती नजर आती हैं। उनकी तेज आवाजें, खिलखिलाहट और किलकारियां सुनाई देती हैं और उनके बीच बीच में गाय भैंसों के रंभाने की आवाज आती है। उधर चौकी से छुट्टी लेकर हथियारों से लैस एक कज्जाक घोड़े पर सवार चला आता है। घर के पहुंचकर खिड़की की ओर झुकता है, उस पर दस्तक देता है, जिस पर वहां सलोनी कज्जाक औरत का सिर दिखाई देता है और प्यार भरे मुस्कुराते शब्द सुनाई देते हैं। उधर फटे पुराने कपड़े पहने चौड़े मुंह वाला नोगाई कमेरा स्तेपी से सरकंडे लाया है। वह चराती बैलगाड़ी कज्जाकों के कप्तान के खुले और साफ आहते में मुड़ता है और सिर हिलाते बैलों की गर्दन से जुआ उतारता है। अपनी तातर बोली में मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कुछ बातें करता है। एक औरत पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लादे अपना लहंगा ऊपर उठाए गोरी टांगें उगाड़े उस डबरे के पास से गुजर रही है, जो हर साल गली के आर पार यों फैल जाता है कि बाढ़ से सटाकर ही वहां से निकला जा सकता है। शिकार से लौट रहा कज्जाक उसे देखकर चिल्लाता है और ऊपर उठा ले बेशर्म और उसकी ओर निशाना लगाता है। औरत लहंगा छोड़ देती है और उसका गट्ठर गिर पड़ता है। सफेद बालों से भरी छाती खोले एक बूढ़ा कज्जाक पतलून ऊपर चढ़ाए मछली के शिकार से लौट रहा है। वह कंधे पर जाल उठाए है, जिसमें रूपली मछलियां अभी भी कुलबुला रही हैं। अपना रास्ता छोटा करने के लिए वह पड़ोसी की टूटी हुई बाड़ लांघता है और फिर बाड़ में फंस गया कोट छुड़ाता है। उधर कोई औरत एक सूखी डाल घसीटे लिए जा रही है और फिर नुक्कड़ के पीछे से कुल्हाड़ी की आवाज आती है। गलियों में जहां कहीं थोड़ी सी सपाट जगह है, वहां बच्चे शोर मचाते लट्टू घुमा रहे हैं। चक्कर लगाने से बचने के लिए जगह जगह औरतें बाड़ लांघती नजर आती हैं। सभी धुआरों से उपलों के धुएं की महक उठ रही है।
हर आंगन में रात की खामोशी से पहले की हलचल हो रही है। पाठशाला के अध्यापक कज्जा कार्नेट की पत्नी उलितका बीवी दूसरी औरतों की ही तरह अपने आंगन के फाटक पर आ खड़ी हुई है। ढोरों की राह देख रही है, जिन्हें उनकी लड़की मरियंका गली में खदेड़े ला रही है। वह ठट्टर हटा भी नहीं पाती है कि भारी भरकम भैंस मच्छरों के झुंड में लिपटी रंबाती हुई अंदर घुस आती है। उसके पीछे तगड़ी गऊएं धीमी चाल से चली आती हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मालकिन को पहचानती हैं। पूंछें बगलों से मक्खियां उड़ाती हैं। सुगढ़ सुंदर मरियंका फाटक से अंदर आती है। संटी फेंककर बाड़ का ठट्टर बंद करती है और अपनी फुर्तीली टांगों की पूरी रफ्तार से दौड़ती जाती है। ढोरों को अलग अलग करने, अपने अपने थान पर बंद करने। अरे शैतान की औलाद, जूतियां तो उतार ले, उसकी माँ चिल्लाती है। सारी जूतियां घिसा डालेगी। मरियंका को शैतान की औलाद कहा जाना जरा भी बुरा नहीं लगता। वह इन शब्दों को लाड़ ही समझती है और मजे से अपना काम करती रहती है। मरियंका का चेहरा सिर पर बंधे रुमाल में छिपा हुआ है। वह गुलाबी कमीज और हरा बेसमेत पहने हैं। हट्टे कट्टे ढोरों के पीछे वह छप्पर तले छिप जाती है और भैंस को प्यार से मनाती उसकी आवाज वहां से आती है। खड़ी हो जाना, कैसी है तू, मान जा मैया, मान जा। थोड़ी देर में लड़की और बुढ़िया छप्पर में से कोठरी में जाती हैं। वे दो बड़े मटके उठाए हैं। यह आज का दूध है। कोठरी के मिट्टी के धुआरे से जल्दी ही उपलों का धुआं उठने लगता है। दूध गाढ़ा जा रहा है। लड़की चूल्हा जलाती है। उसकी माँ फाटक पर जाती है। गांव में छुटपुट छा गया है। हवा में सब्जियों, ढोरों और उपलों के धुओं की गंध फैली हुई है। फाटकों के पास गलियों में जलते चीथड़े लिए कज्जा गंद औरतें इधर उधर दौड़ती नजर आती हैं। आहतों गलियों में औरतों और बच्चों की ही बातें करने की आवाज आती है। काम के दिनों में मर्द की नशे भरी आवाज कम ही सुनाई पड़ती है। सामने के अहाते से ऊंचे कद की मर्दानी बूढ़ी औरत उलितका बीबी से आग मांगने आती है। उसके हाथ में चीतड़ा है। क्यों बीबी, निबट ली? वह पूछती है। लड़की चूल्हा जला रही है, आग चाहिए क्या? उलितका बीबी कहती है उसे इस बात पर गर्व है कि वह पड़ोसन के लिए कुछ कर सकती है। दोनों औरतें घर में जाती हैं। गटीले हाथ जो छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के आदी नहीं है, कांपते हुए दिया सिलाई की अमूल्य डिबिया का ढकना उतारते हैं। यहाँ काकेशिया में दिया सिलाई बिरली चीज है। मर्दानी पड़ोसिन दहलीज पर बैठ जाती है, दो बातें करने के साफ इरादे से। क्यों बीबी, तुम्हारा मनई पाठशाला में ही है? क्यों बीबी, तुम्हारा मनई पाठशाला में ही है? पड़ोसिन पूछती है। हाँ, बच्चों को पढ़ाने में ही लगा रहता है। लिखा था त्योहार पर आएगा, कार्नेट की पत्नी जवाब देती है। होशियार आदमी है, सब भले की ही बात है। सो तो है ही, भले की ही बात है। मेरा लुकास का तो चौकी पर है, घर नहीं आने देते, पड़ोसिन कहती है। हालांकि उलितका बीवी यह सब कब से जानती है। वह अपने लुकास्का की बातें करना चाहती है, जिसे उसने अभी कज्जाक रेजिमेंट में भेजा ही है और जिसका विवाह वह कार्नेट की बेटी मरियंका से करना चाहती है। चौकी पर ही है? हाँ बीबी, चौकी पर ही है। त्योहार के दिन से नहीं आया। उस रोज फॉर्मिस्किन के हाथ कुछ चीजें भेजी हैं। कहता था अफसर उससे
खुश है। बता रहा था कि अब्रेको को ढूंढ रहे हैं। लुकास का भी कहता था मजे में है। शुक्र है भगवान का। कार्नेट की पत्नी कहती है सचमुच झपट्टू है। लुकास का नाम झपट्टू इसलिए पड़ गया है कि उसने बहादुरी दिखाई थी। झपटकर डूबते लड़के को नदी में से निकाल लिया था। लुकास की माँ का जी खुश करने के लिए कार्नेट की पत्नी ने इसकी याद दिलाई है। मैं तो भगवान की शुक्रगुजार हूँ बीवी। लड़का अच्छा है, सभी तारीफ करते हैं। लुकास की माँ कहती है बस इसका विवाह कर दूं तो फिर चैन से मर सकती हूँ। गांव में लड़कियां कम है क्या? अपने गठीले हाथों से बड़े जतन से डिबिया पर ढक्कन चढ़ाते हुए चालाक उलीद बीवी जवाब देती है बहुत हैं बीवी, बहुत हैं। लुकास की माँ सिर हिलाते हुए कहती है तुम्हारी मरियंका ऐसी तो सारे इलाके में नहीं है। उलीद बीवी लुकास की माँ के मन की बात जानती है। लुकास उसे अच्छा कज्जाक भी लगता है, मगर वह इस बातचीत को टालती है। एक तो इसलिए कि वह कार्नेट की पत्नी है, अमीर है, जबकि लुकास मामूली कज्जाक का बेटा है, अनाथ है। दूसरे इसलिए कि वह अभी अपनी बेटी से जुदा नहीं होना चाहती। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक मर्यादा का यह तकाजा है। हाँ, मरियाना भी बड़ी होगी तो इसका विवाह भी रचाना ही होगा। वह गंभीर और नरम स्वर में कहती है रिश्ता मांगने आएंगे, जरूर आएंगे। बस बगीचों का काम समेट लें, फिर तुम्हारे आगे शीश नवाएंगे। लुकास की माँ कहती है इल्या बसिलवेच के आगे शीश नवाएंगे। इल्या की खूब कही, कार्नेट की पत्नी सागर्व उत्तर देती है बात तो मुझसे करनी होगी। हर काम की अपनी बेला होती है। लुकास की माँ पड़ोसिन के चेहरे के शक्ति भरे भाव से समझ जाती है कि आगे बात चलाना ठीक नहीं। वह दिया सलाई से चीतड़ा जलाती है और उठते हुए कहती है अच्छा बीवी, मुकरना नहीं, अपनी बात याद रखना। चलूं, चूल्हा जलाना है। हाथ में जलता चीतड़ा झुलाते हुए वह गली पार करती है। वहां मरियंका मिलती है जो उसे देखकर सिर झुकाती है। कैसी सलोनी है, कमेरी लड़की है। सुंदरी को देखते ही वह सोचती है और कितनी बड़ी होगी, अब तो इसे ब्याहना चाहिए। अच्छे घर में लुकास ही इसके जोड़का है। उलीद बीवी की अपनी चिंताएं हैं। वह दहलीज पर बैठी रहती है, किसी ख्याल में डूबी रहती है, जब तक कि बेटी उसे पुकारती नहीं। गांव के मर्द मुहिमों पर निकलते रहते थे या चौकी पर रहते थे। वहीं लुकास जिसकी बातें गांव में औरतें करती रहती थीं, तीसरे पहर निजने प्रोस की चौकी की बुर्जी पर खड़ा था। वह चौकी तेरेक के तट पर ही है। बुर्जी की बाड़ पर कोहनियां टिकाए वह आंखें सिकोड़कर कभी तेरेक के पार दूर तक नजर दौड़ा रहा था और कभी नीचे अपनी साथी कज्जाकों को देख रहा था। कभी कभार वह उनसे कुछ बात कर लेता था। सूरज उस हिमाच्छादित श्रृंखला के पास पहुंच रहा था जो लहरदार बादलों के ऊपर चमक रही थी। उसके कदमों में उमड़ते घुमड़ते बादल काले पड़ते जा रहे थे। संध्याकालीन हवा अधिक पारदर्शी होती जा रही थी। बीहड़ जंगल से ताजगी उठ रही थी, लेकिन चौकी के पास अभी गर्मी थी। बतियाते कज्जाकों की आवाजें पहले से अधिक गूंज रही थीं। हवा में तिरती प्रतीत होती थी। तेरेक की मटमैली जल राशि की गति निश्चल तटों के बीच अधिक तेज लग रही थी। नदी का पानी उतरने लगा था और कहीं कहीं तटों पर या चाकी पर गीली रेत उभर आई थी। चौकी के ऐन सामने नदी का दूसरा तट बिल्कुल सूना था। बस छोटे छोटे सूने सरकंडे ही पहाड़ों तक चले गए थे। थोड़ा एक और को हटकर नीचे तट पर चेचेन गांव के कच्चे मकान
उनकी सपाट छतें और कुप्पी नुमा धुआंरे दिख पड़ते थे। लाल नीले कपड़े पहने चेचेन औरतें की आकृतियां दूर से इस शांत गांव में चलती फिरती दिख रही थीं। बुर्जी पर खड़े कज्जाक की तेज नजरें शाम के धुएं के पीछे इन आकृतियों पर लगी हुई थीं। कज्जाकों को अंदेशा था कि किसी भी घड़ी अबरेक नदी पार करके हमला कर सकते हैं, खास तौर पर अब मई के महीने में, जब तेरेक के किनारे जंगल इतना घना होता है कि पैदल आदमी का भी उसमें से गुजरना मुश्किल होता है और नदी इतनी उथली होती है कि उसे हलकर पार किया जा सकता है। एक कज्जाक 2 दिन पहले रेजिमेंट कमांडर की गश्ती चिट्ठी भी लाया था, जिसमें लिखा था कि टोइयों से मिली खबर के मुताबिक 8 लोगों का गिरोह तेरेक पार करने का इरादा रखता है। इसलिए यह हुक्म दिया गया था कि खास सावधानी बरती जाए, लेकिन इस सब के बावजूद चौकी पर कोई सावधानी नहीं बरती जा रही थी। कज्जाकों ने ना शस्त्रास्त्र धारण कर रखे थे, ना उनके घोड़ों पर जीनें कसी हुई थीं। वे ऐसे रह रहे थे जैसे कि घर पर हों। कोई मछली पकड़ रहा था, कोई पीने में मशगूल था, कोई शिकार पर निकला हुआ था। हाँ, ड्यूटी पर जो कज्जाक था उसके घोड़े पर ही जीन कसी हुई थी। छंदा हुआ यह घोड़ा जंगल के पास कटीली झाड़ियों में चल रहा था। संतरी ही अपना चिरकेस कोट पहने और बंदूक पर तलवार लिए था। एक दुबला पतला कज्जाक जिसकी पीठ बहुत लंबी और बाहें टांगें छोटी थीं, बेसमेत के बटन खोले चबूतरे पर बैठा था। यह हवालदार था। उसके चेहरे पर अफसाराना आलस और ऊब का भाव था। आंखें मूंदे वह अपना सिर कभी एक हाथ पर टिका रहा था, कभी दूसरे पर। खूब फैली हुई खिचड़ी दाढ़ी वाला अधेड़ कज्जाक कमीज पर चमड़े की काली पेटी बांधे नदी किनारे लेटा हुआ था और अलियासा सा उफनती मोड़ काटती धारा को देख रहा था। दूसरे कज्जाक भी गर्मी से क्लांत अधनंगे थे। कोई नदी में कपड़े खंगाल रहा था, कोई लगाम की डोरी बट रहा था, कोई नदी तट की गरम रेत पर लेटा कुछ गुनगुना रहा था। धूप से स्याह पड़े पतले चेहरे वाला एक कज्जाक झोंपड़ी की एक दीवार के पास नशे में धुत चारों खाने चित पड़ा हुआ था। जिस दीवार के पास वह लेटा हुआ था वहां 2 घंटे पहले तो छाया थी, मगर अब झुलसाती तिरछी किरणें पड़ रही थीं। बुर्जी पर खड़ा लुकास का 20 साल का ऊंचा तगड़ा जवान, उसकी शक्ल सूरत माँ से बहुत मिलती जुलती थी। उसके चेहरे से और सारे शरीर के गठन से जवानी की अनगढ़ता के बावजूद अपार शारीरिक और नैतिक शक्ति का आभास होता था। हालांकि उसे भर्ती हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उसके चेहरे का हाव भाव, उसकी मुद्रा से छलकता आत्मविश्वास साफ बनता था कि उसने कज्जाकों की ओर आम तौर पर हथियार साथ लेकर चलने वाले लोगों की खास जुझारू और कुछ गर्बीली ठबन ग्रहण कर ली है कि वह कज्जाक है और अपनी सच्ची कद्र जानता है। उसका खुला चेरचेस कोट 1-2 जगह से फटा हुआ था। टोपी उसने चेचेनों की तरह पीछे को सरका रखी थी। उसकी वेशभूषा शानदार नहीं थी, लेकिन वह उस खास कज्जाक ठसक के साथ बैठी हुई थी जो चेचेन जिगितों की नकल करने से आती है। सच्चा जिगीत अपने कपड़ों की परवाह नहीं करता। वे ढीले ढाले और फटे पुराने होते हैं, बस उसके हथियार ही कीमती होते हैं। लेकिन ये फटे पुराने वस्त्र और ये हथियार एक खास ढंग से बंधे होते हैं। इन्हें पहनने का, धारण करने का खास तरीका है जो हर किसी को नहीं आता और जिसे हर कज्जाक या पर्वतवासी तुरंत पहचानता है। लुकास का रूप रंग बिल्कुल
ऐसा ही जिगीतों वाला था। तलवार के पीछे हाथ बांधे वह आंखें सिकोड़कर दूर के गांव को देखता जा रहा था। अलग अलग देखने पर उसके नैन नक्श इतने सुगढ़ नहीं थे, लेकिन उसके रौबीले गठन और काली भौहों वाले चेहरे पर तो बुद्धिमता की छाप लिए था। एक साथ नजर डालते ही कोई भी अनचाहे कह उठता, वाह क्या बांका जवान है। औरतें तो देखो कितनी निकल पड़ी हैं। अपने चमचमाते सफेद दांतों को अलसाए भाव से उघड़ते हुए उसने तेज आवाज में कहा। यह बात उसने किसी को संबोधित करके नहीं कही थी, लेकिन नीचे लेटे नजारका ने तुरंत ही सिर उठाया और बोला, पानी लेने चली होंगी, बंदूक चला के डरा दूं तो? लुकास्का ने हंसते हुए कहा, क्या भगदड़ मचेगी, वो तो सुनेंगे ही नहीं। अजी हाँ, उससे भी दूर तक सुनेंगे। देखते रहना, इनका त्योहार आएगा तो मैं ग्रेई खान के यहाँ जाऊंगा बुझा पीने, लुकास्का ने कहा और चिपटते जा रहे मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए गुस्से से हाथ हिलाने लगा। झुरमुट में हुई सरसराहट की आवाज और कज्जाकों का ध्यान गया। झुरमुट में हुई सरसराहट की आवाज की ओर कज्जाकों का ध्यान गया। चितकबरा दोगला कुत्ता जमीन सूंघता और अपनी बूची दुम जोरों से हिलाता चौकी की ओर दौड़ता आया। लुकास्का ने अपने पड़ोसी शिकारी एरोस का मामा का कुत्ता पहचाना और उसके पीछे उसे शिकारी भी झुरमुट में बढ़ता नजर आया। यूरोस का मामा भीम का एक कज्जाक था। उसकी झक सफेद दाढ़ी तख्ते ऐसी चौकोर थी। उसकी छाती और उसके कंधे इतने चौड़े थे कि जंगल में जहां किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, वह ज्यादा लंबा नहीं लगता था। उसके सारे शक्तिशाली अंग इतने सुगढ़ थे। वह फटा हुआ कोट पहने था। पांव पर पट्टियां लपेटकर उसने ऊपर से हिरन की बीन कमाई खाल के जूते पहन रखे थे और उन्हें सुतली से बांध रखा था। सिर पर उसके झबरी सी सफेद टोपी थी। एक कंधे पर वह फैजेंटों का शिकार करते समय छिपने की ढाल और एक झूले में बाज के शिकार के लिए मुर्गी और छोटा सिकरा उठाए था और दूसरे पर एक रस्सी से बंधा वन बिलाव था जिसका उसने शिकार किया था। गोलियों, बारूद और रोटी की गुत्थी, मच्छर भगाने के लिए घोड़ों की पूंछ, खून के पुराने धब्बों वाली फटी म्यान में काफी बड़ी कटार और शिकार के 2 फैजेंट, यह सब उसने पीठ पर कमरबंद में खोस रखा था। चौकी पर एक नजर डालकर वह रुक गया। एलियाम, उसने ऐसी खनकती आवाज में कुत्ते को पुकारा कि उसकी प्रतिध्वनि जंगल में दूर तक गूंजी और फिर अपनी खूब बड़ी बंदूक कंधे पर सरकाकर उसने टोपी ऊपर उठाई। मजे में रहे, कज्जाकों को संबोधित करते हुए उसने अपनी उसी जोरदार और हर्षमय आवाज में कहा। वह जरा भी जोर लगाए बिना मगर इतनी ऊंचे बोला मानो दूसरे तट पर खड़े किसी आदमी से चिल्लाकर कुछ कह रहा हो। मजे में मामा, मजे में, चारों ओर से कज्जाकों ने हर्षमय स्वर में जवाब दिया। क्या क्या देखा, बोलो, यूरोस का मामा चिल्लाया और कोट की बांह से अपने चौड़े लाल मुंह का पसीना पोंछने लगा। सुना मामा, यहाँ चिनार पर कैसा बाज रहता है, शाम घिरते ही मंडराने लगता है। आंख मिचकाते, कांधा बिचकाते और टांग हिलाते हुए नजार का बोला। अजी हाँ, बूढ़े को विश्वास नहीं होगा, सच मामा, घात लगाकर देख लो, नजर का ने हंसते हुए यकीन दिलाया। कज्जाक हंस पड़े। इस मस्करे ने कोई बाज नहीं देखा था, लेकिन चौकी पर जवान कज्जाकों का यह रिवाज ही बन गया था कि जब कभी यूरोस का मामा इधर आ निकलता वे उसे चढ़ाते और चकमा देते। है ना भोंदू, बकना ही आता है, लुकास्का बुर्जी
नजारका पर बरसा। नजारका तुरंत चुप हो गया। घात तो लगानी ही चाहिए, जरूर लगाऊंगा। बूढ़े ने अपने जवाब से सबको खुश कर दिया। अच्छा सूअर देखें? बड़ा आसान है ना सूअर देख पाना। आगे को झुककर दोनों हाथों से अपनी लंबी पीठ खुजलाते हुए हवालदार बोला। वह ऊब भगाने का मौका पाकर बड़ा खुश था। यहाँ अब रेको को पकड़ने को बैठे हैं, जंगली सुअर नहीं। तुमने कुछ नहीं देखा सुना मामा? बिना वजह आंखें मीचते और अपने सफेद दांत चमकाते हुए उसने कहा। अब रेक? बूढ़ा बोला। ना, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। क्यों, चिकीर है? थोड़ी पिला दो ना। भले आदमी, बहुत थक गया हूँ, कुछ दिन सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए ताजा मांस लाऊंगा। लाओ पिला दो, उसने फिर से कहा। तुम क्या घात लगाओगे? हवालदार ने यूं पूछा मानो बूढ़े की बात उसे सुनाई ना पड़ी हो। हाँ, आज रात घात लगाने की सोच रहा हूँ, योरेस का मामा ने जवाब दिया। भगवान ने चाहा तो त्योहार तक कुछ मार लूंगा, तब तुम्हें भी दूंगा। सच बात है मामा। ओ मामा, लुकास का ऊपर से चिल्लाया। उसकी तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और सभी कज्जाक लुकास का की ओर देखने लगे। ऊपर वाली धार पे हो आओ, वहां सुअरों का खूब बढ़िया झुंड है। झुंड नहीं बोलता, सच। अभी उस रोज हमारे एक कज्जाक ने एक मारा था, सच कह रहा हूँ। अपनी पीठ पर बंदूक ठीक करते हुए उसने ऐसी आवाज में कहा जिससे साफ था कि वह मजाक नहीं उड़ा रहा। अरे लुकास का झपट्टू यहाँ है। ऊपर नजर डालते हुए बूढ़ा बोला। कहाँ मारा था? लो, तुमने मुझे देखा ही नहीं, लगता है अभी छोटा हूँ, लुकास का ने कहा। फिर सिर झटककर गंभीर स्वर में बोला। नाले के पास। हम नाले के किनारे किनारे जा रहे थे, अचानक कुछ खड़बड़ हुई। मेरी बंदूक खोल में थी। इल्या ने तुरंत गोली दाग दी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा मामा, दूर नहीं है, बस थोड़ा सब्र रखो। मैंने तो मामा उसके सब रास्ते देख रखे हैं। मोसेब चाचा दृढ़ स्वर में और मानो आदेश देते हुए वह हवालदार की ओर उन्मुख हुआ। पहरा बदलना चाहिए अब। और बंदूक संभाल कर वह हवालदार के हुक्म का इंतजार किए बिना ही नीचे उतरने लगा। उतर आओ, लुकास्का के चल चुकने पर ही हवालदार ने कहा और इधर उधर नजर दौड़ाई। गूरका, तुम्हारी बारी है क्या? जाओ। हाँ, तुम्हारा लुकास्का बड़ा तेज हो गया है। हवालदार फिर से बूढ़े की ओर मुड़ा। तुम्हारी तरह ही घूमता रहता है, घर पर बैठता ही नहीं। परले रोज एक को मारा इसने।